जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी स्पेशल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपके क्लास में यूपी स्पेशल एक क्रम से चल रहा है, बहुत बेहतर ही ढंग से चल रहा है ना। तो आज हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम। चैप्टर का नाम है कि उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर हैं इन नगरों के उपनाम की हम बात करेंगे। इन नगरों के उपनाम की बात करेंगे। उपनाम का मतलब समझ रहे हैं? उपनाम का मतलब जैसे किसी व्यक्ति का उपनाम आप भी रख देते हैं। कोई व्यक्ति खूब बढ़िया से घूम रहा है दिन रात तो करे तो उपनाम रख देते हैं आवारा। कोई व्यक्ति दिन भर राती आ रहा है तो कर नाम रख देते हैं लखैरा। इधर उधर घूम रहा रख देते हैं घुमक्कड़, निशाचर, दानव। तो यह क्या है? उपनाम है। सेम उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के नगरों के हम उपनाम के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो नगर है उसके क्या क्या उपनाम है ना जी। तो उत्तर प्रदेश के नगरों के उपनाम के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। क्लियर? कंप्लीट पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां से प्रश्न पूछे कि आमों का शहर, याद रखते रहिएगा कि आमों का शहर किसे कहते हैं, या इस प्रकार से चीजें बनते रहती है। समझिएगा क्या है आमों का शहर। आमों का शहर किसे कहते हैं? आमों का शहर कहे चाहे नवाबों का शहर, क्लियर है, चाहे बागों का शहर। देखिए समझिए, आमों का शहर कहे चाहे देखिए आमों का शहर कहे चाहे नवाबों का शहर कहे चाहे बागों का शहर कहे, यह चीज़ें आपको याद रखना है। यह चीज़ें सारी के सारी आपको याद रखना है। तो आमों का शहर चाहे बागों का शहर चाहे नवाबों का शहर। देखो, आमों का शहर कहते हैं लखनऊ को। किसी को कहते हैं? लखनऊ को। किसको कहते हैं जी? लखनऊ को। नवाबों का शहर भी किसे कहते हैं? लखनऊ को। और याद रखिएगा, बागों का शहर भी किसे कहते हैं? लखनऊ को। मेन मैटर है सर कि हमें यह क्वेश्चन याद हमेशा कैसे रहेंगे। समझिएगा, देखिए यहां पर मैं बात करूं आमों का शहर क्या है? लखनऊ। लखनऊ का एक क्षेत्र पड़ता है मलिहाबाद। और यही मलिहाबाद को हम बोलते हैं आमों का शहर। क्या बोलते हैं? आमों का शहर। याद रखेंगे, लखनऊ में पड़ता है। यह लखनऊ जो है यह चिकनकारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चिकनकारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। यहीं पर चिकनकारी का मतलब क्या होता है कि चिकनकारी कुर्ता मिलता है। यहाँ पर क्या है जी? चिकनकारी कुर्ता मिलता है। चिकनकारी कुर्ते का मतलब क्या है कि एक विशेष प्रकार का कुर्ता मिलता है। उस कुर्ते पर छोटे छोटे डिजाइन होता है, कढ़ाई होते हैं। उसी कुर्ते को हम क्या कहते हैं? चिकनकारी कुर्ता। तो लखनऊ चिकनकारी कुर्ते के लिए प्रसिद्ध है। आमों का शहर लखनऊ, नवाबों का भी शहर क्या होगा? लखनऊ। और बागों का शहर अगर कोई पूछे तो भी आंसर हम क्या करेंगे? लखनऊ। क्या करेंगे आंसर? लखनऊ। अगर इतनी बातें क्लियर है तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा ये तीनों के तीनों चीज क्या है? लखनऊ। अच्छा, आपको बागों का शहर लखनऊ को मेरे बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आप लखनऊ में प्रवेश करेंगे तो चार बाग, हजारी बाग, फलाना बाग, ये बाग आते रहते हैं। चार बाग, हजारी बाग, फलाना बाग, तो केसर बाग, इस प्रकार से बाग हर एक चीज के पीछे लगा है। तो जहां पर बागों का शहर पूछे क्या बताएंगे? लखनऊ। क्या बताएंगे? लखनऊ। इसी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। इसी लखनऊ में इसी लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। याद रखिएगा, चौधरी चरण नहीं, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है इसी लखनऊ में। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। नवाबों का शहर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? नवाबों का शहर वाजिद अली शाह के, नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर हम क्या बोलते हैं? इसे नवाबों का शहर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवला नगरी किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवला नगरी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवला नगरी। उपनाम आप समझते चलेंगे। आंवला नगरी बात करें किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। आंवला नगरी। तो देखो जी, आंवला नगरी, है ना। आंवला पता है आपको एक प्रकार का फल होता है जिसमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। आंवला एक प्रकार का फल होता है जिसमें विटामिन सी एकदम भर के होता है। तो आंवला एक प्रकार का फल है, विटामिन सी एकदम भर के होगा, यानी कि इसमें कौन सा होगा? विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी। याद रखिएगा, है ना, विटामिन सी। आंवला नगरी बोलते हैं प्रतापगढ़ को। किसे बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होगा। क्लियर? याद रखिएगा, आंवला नगरी किसे बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। डायरेक्ट इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट इस चीज को याद रखेंगे, है ना, याद रखिएगा। चले, नेक्स्ट है चाकू नगरी चाहे नवाबों का। देखिए, चाकू नगरी
नेक्स्ट है चाकू नगरी, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट है चाकू नगरी, लिखते चलेंगे। चाकू नगरी किसे कहेंगे जी? चाकू नगरी, चाकू नगरी किसे कहेंगे? तो जरा बताएंगे चाकू नगरी क्या होगा यार, क्या चाकू नगरी? तो चाकू नगरी देखें, रामपुरिया एटो चाकू होता है ना, रामपुरिया एटो चाकू होगा। तो चाकू नगरी हम किसे कहेंगे? रामपुर को। किसे कहेंगे? रामपुर को। चाकू नगरी हम किसे कहते हैं? रामपुर को। क्लियर? इसको याद रखिएगा, चाकू नगरी किसे कहते हैं? रामपुर को। याद रहेगा? ठीक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें, यहाँ पर मैं बात करूँ क्रांति नगरी। क्रांति नगरी, क्रांति नगरी किसे कहते हैं? याद रखिएगा, क्रांति नगरी। साथ ही साथ खेल सामान के लिए प्रसिद्ध, खेल सामान के लिए प्रसिद्ध, खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है ना। क्रिकेट बल्लों के लिए प्रसिद्ध, क्रिकेट बल्लों के लिए प्रसिद्ध, क्रिकेट बल्लों के लिए प्रसिद्ध। साथ ही साथ डैशबोर्ड के लिए प्रसिद्ध, डैशबोर्ड के लिए प्रसिद्ध, डैशबोर्ड के लिए प्रसिद्ध। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बात करूँ कैंची नगरी, कैंची नगरी। तो यह सब किसे कहते हैं? अच्छा जी, चाकू और कैंची में अंतर होता है ना। आप अनुभवता हो कि दोनों चाकू और कैंची एक के मत समझे, चाकू अलग होता है, कैंची अलग होता है। चाकू और कैंची में क्या होता है? अंतर होता है। तो यहाँ पर मैं पूछूं क्रांति नगरी किसे कहते हैं? क्रांति नगरी समझिए, खेल के सामान के लिए कौन सा चीज प्रसिद्ध है, कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्रिकेट, क्रिकेट के बल्ला, क्रिकेट का जो भी बल्ला बनता है उसके लिए कौन सा चीज प्रसिद्ध है? साथ ही साथ डैशबोर्ड और यहाँ पर कैंची नगरी, यह सब कहते हैं मेरठ को। किसे कहते हैं? मेरठ को। याद रखिएगा, यह सब किसको कहते हैं? मेरठ को। आप आगे आपको समझाता हूँ, बस सुनिए, तो सुनते रहिएगा, चीजें आपकी कंप्लीट होती जाएंगी। जो मेरठ है ना, इस मेरठ में सबसे पहले स्वतंत्रता की क्रांति 1857 की क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति यहीं से प्रारंभ हुई। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ से ही, कहाँ से? मेरठ से ही स्वतंत्रता की क्रांति प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता की क्रांति प्रारंभ हुई, इस वजह से मेरठ को हम बोलते हैं क्रांति नगरी। मेरठ को हम क्या बोलते हैं? क्रांति नगरी, क्रांति नगरी है ना। यानी कि अंग्रेजों को लतियाने का जो प्रावधान शुरू हुआ, अंग्रेजों को हुमच के लाते लाते मारने का जो प्रावधान शुरू हुआ, वो कब से शुरू हुआ? 10 मई 1957 से। यहीं से आग लगना शुरू हुई, भारत वालों के दिल में आग लगना शुरू हुई। और भारत वाले जब किसी को मारते हैं ना, तो अंग्रेज तो डंडा से मारते हैं, अब भारत वाले मारेंगे साले, लतिया दिए गए अंग्रेज। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, कहाँ से? मेरठ से। इस वजह से मेरठ को बोलते हैं क्रांति नगरी, है ना। यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइप का कैंची मिलता है, तो मेरठ कौन सी नगरी? कैंची नगरी। कौन सी नगरी? कैंची नगरी भी इसी बोलते हैं। इसी मेरठ में सबसे बढ़िया क्रिकेट के सामान मिलते हैं, क्रिकेट के सामान यहीं पर मिलते हैं। सबसे बढ़िया क्रिकेट के सामान यहीं पर मिलते हैं। क्रिकेट के बल्ला हो गया, क्रिकेट का स्टंप हो गया, है ना। यहीं से याद रखेंगे, यहीं से डैशबोर्ड मिलता है, डैशबोर्ड मिलता है। अच्छा, डैशबोर्ड मतलब समझ रहे हैं? ये जो डैशबोर्ड होता है वो गन्ने की खोई से बना है। डैशबोर्ड जो है वो किससे बना है? गन्ने की खोई से, गन्ने की खोई से बना डैशबोर्ड। अच्छा, डैशबोर्ड मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार का बोर्ड होगा, आप देखिएगा, इस प्रकार का बोर्ड होता है, देख रहे हैं बोर्ड, दफ्ती 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 टाइप, देख रहे हैं ना। तो यह जो बोर्ड होता है, देखिए इस बोर्ड, यह जो बोर्ड है, यह दफ्ती टाइप जो बोर्ड है, इसे ही हम कहते हैं डैशबोर्ड। तो गन्ने की खोई से बना डैशबोर्ड कहाँ मिलता है? तो क्या बताएंगे? मेरठ में। गन्ने की खोई से बना डैशबोर्ड कहाँ पर मिलता है? तो क्या बताएंगे? मेरठ में। और कैंची नगरी भी किसे कहते हैं? मेरठ को कहते हैं। किसे कहते हैं? मेरठ को कहते हैं। इतनी बात अगर क्लियर है तो यस सर बोलिए, और वीडियो समझ आ रहा है तो बताइए, है ना। चले देखेंगे आगे, है ना। ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम छोटे छोटे समय में आपको एकदम बताते रहेंगे, है ना, कि चीज़ें आपकी फटाफट कंप्लीट हो जाए। आपका काम है कंप्लीट देखेगा इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनिए बाबू, देखिए सबसे है कि बांस नगरी किसे कहते हैं और सुरमा नगरी किसे कहते हैं, है ना। ध्यान से सुनिए, और इसी को मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए। बांस नगरी और सुरमा नगरी, तो देखो यार, है ना, बांस नगरी की मैं बात करूँ, बांस, तो देखना जरा, बांस और सुरमा। अब एक बात समझिए, बांस नगरी कहे चाहे सुरमा नगरी कहे, याद रखिएगा बरेली को कहते हैं। किसे कहते हैं? बरेली को। बांस नगरी चाहे सुरमा नगरी, हम किसे कहते हैं? बरेली को। एग्जैक्ट याद रखिएगा, बांस नगरी। आपको एक कहावत पता है कि उल्टे बांस बरेली के, उल्टे बांस बरेली के। बांस जो होता है ना बरेली, बस सारा उलट होता है। उलट का मतलब नीचे की ओर, कोई भी बांस क्या होता है, नीचे की ओर मोट होता है, ऊपर की ओर पतला। लेकिन जो बरेली का बांस होता है साला ऊपर में मोट होकर नीचे में पतला। तो उल्टे बांस कहाँ के? बरेली के। क्लियर? याद रखिएगा, उल्टे बांस कहाँ के? बरेली के। साथ ही साथ बरेली से 2-3 फैक्ट और याद रख सकते हैं कि बरेली में पशु चिकित्सालय है, पक्षी चिकित्सालय है। इस चीज़ों को आप याद रख सकते हैं कि इसी बरेली में मैं बात करूं, इसी बरेली में क्या है आपका? पशु चिकित्सालय है। इसी बरेली में पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सालय। और इसी बरेली में
भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है। इसी बरेली में भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है। भारतीय पशु चिकित्सालय, कई बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पेपर में कि भारतीय पशु चिकित्सालय कहाँ पर है, भारतीय पशु चिकित्सालय कहाँ पर है, तो यह दोनों का आंसर है बरेली। कहाँ पर? बरेली। तो क्या खड़े बरेली में घूमेंगे तो खड़े बरेली में यह चीज यह मिलेगा? नहीं जी, मैंने कहा, ध्यान से सुनिए, मैं कहा कि गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ जो मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर जो है यह गोरखपुर में है। तो क्या जहां गोरखपुर में हिल जाएंगे तहां गोरखनाथ मंदिर मिल जाएगा? नहीं, गोरखपुर के गोरखनाथ में है, गोरखपुर के गोरखनाथ में। उसी तरीके से भारतीय पशु चिकित्सालय, चाहे भारतीय पक्षी अनुसंधान, यह सब कहां पर है? बरेली में। लेकिन बरेली का एक जगह है, उस जगह का नाम है इज्जत नगर। उस जगह का नाम क्या है? इज्जत नगर। यहीं पर है भारतीय पशु चिकित्सालय, चाहे भारतीय पक्षी अनुसंधान केंद्र। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट है पीतल नगरी और क्या? बर्तनों वाला शहर। ईमानदारी से बात बताइए, सोना के बर्तन में खाना खा पाएंगे? खा पाएंगे, लेकिन संघर्ष बहुत भयानक करना पड़ेगा। तो भैया पीतलिक बर्तन में खाना काम चला, तो पीतल का बर्तन बोले चाहे बर्तन, बर्तन जो भी बोले, तो उस बर्तन का मतलब होता है पीतल का बर्तन। कौन सा बर्तन? पीतल का बर्तन। तो याद रखिएगा, पीतल नगरी कहे चाहे बर्तनों का शहर कहे, तो पीतल नगरी चाहे बर्तनों का शहर यह पड़ता है मुरादाबाद में। कहाँ पर पड़ता है? मुरादाबाद में। याद रखिएगा, मुरादाबाद। इसी मुरादाबाद जो है ना, यह जो मुरादाबाद है यह पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहीं भी प्रश्न बने ना तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। यहीं से पीतल के घंटे मिलते हैं। पीतल के क्या मिलते हैं? घंटे। यहीं से क्या मिलते हैं? पीतल के घंटे मिलते हैं मुरादाबाद से, और यहीं से पीतल के बर्तन मिलते हैं, पीतल के बर्तन। तो प्रश्न में कहीं उलट पलट के पूछ दिया कि पीतल की मूर्ति कहाँ मिलती है, तो मूर्तियों यहीं से उठाएंगे ना यार, पीतले का सब सामान, यानी कि पीतल के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो पीतल की मूर्ति भी यहीं से मिलेगी। कहाँ से? मुरादाबाद से। तो पीतल नगरी या बर्तनों का शहर या पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? मुरादाबाद से। बांस नगरी चाहे सुरमा नगरी, कहाँ? बरेली। याद रखेंगे कि यह बरेली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे कम तापमान कहाँ पर रहता है? सबसे कम ताप कहाँ रहता है? बरेली में। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर पड़ता है? बरेली में। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर पड़ता है? बरेली में। और सबसे ज्यादा गर्मी रहती है आगरा और चित्रकूट में। सबसे ज्यादा गर्मी रहती है आगरा और चित्रकूट में। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी नाइस। आगे देखें, नेक्स्ट समय कैंची नगरी किसे कहते हैं? कैंची, कैंची होता है मेरठ। चाकू नगरी, चाकू रामपुरिया चाकू, तो रामपुर को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसको देखिए, यह इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिराज ए हिंद किसे कहते हैं जी? समझिएगा, सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? तो सिराज ए हिंद कहते हैं जौनपुर को। किसे कहते हैं? सिराज ए हिंद कहते हैं जौनपुर को। इस चीज को याद रखिएगा, सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को। क्लियर? किसे कहते हैं? जौनपुर को। तो जौनपुर का जो प्राचीन नाम था उसका नाम क्या था? सिराज ए हिंद। क्या नाम था? सिराज ए हिंद। जौनपुर से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि जौनपुर का प्राचीन नाम क्या था? सिराज ए हिंद, या सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। याद रखिएगा कि इस जौनपुर को यानी कि सिराज ए हिंद को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जौनपुर को बसाया था अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में, अपने चचेरे भाई जूना खां के याद में। और इसी जूना खां को बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पागल आवारा हरामी। क्या बोलते हैं? पागल आवारा हरामी। ठीक है, समझिए। सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद जौनपुर कहाँ किसे कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। इसी जौनपुर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में। इसी बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। पागल था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन सबसे बेकार इसका कार्यकाल गुजरा किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो आइए समझते हैं, सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। डायरेक्ट याद रखिएगा, वहीं पर एक देगा मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया, कई तुगलक देंगे, लेकिन आपको याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने बसाया अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में। जुनमा खां का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? जौनपुर को। जौनपुर को बोलते हैं सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद। क्लियर है? आप इसको याद रखेंगे अच्छी तरीके से, है ना। साथ ही साथ याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का ऐसा क्षेत्र जहां का लिंगा अनुपात सबसे ज्यादा है, वह भी कौन सा है? जौनपुर। कौन सा है? जौनपुर। इसी जौनपुर का सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात है। इसी जौनपुर का यूपी में सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात है। यूपी में सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात है। यूपी में सबसे ज्यादा क्या है? लिंगा अनुपात है। किसका? जौनपुर का। आगे आ जाइए, ताज नगरी, पेठा नगरी। समझते हैं इस बात को। ताज नगरी, यार इसमें समझना क्या है? ताज नगरी, जहां पर ताजमहल होगी उसको ताज नगरी कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो ताज नगरी कहे चाहे पेठा नगरी कहे, ध्यान से समझिए, ताज नगरी कहे चाहे पेठा नगरी कहे, आंसर और दोनों का सेम होगा। ताज नगरी चाहे पेठा नगरी। कहां पर? आगरा में। देखो ताज, इस ताज से तो आप समझ गए, लेकिन याद रखिएगा जो पेठा होता है, केसर वाला पेठा, एकदम पेठा बड़ी शानदार होता है आगरा का, तो क्या बताएंगे? आगरा। क्या बताएंगे? आगरा।
क्या बताएंगे? आगरा। और यहाँ से मैं आपको प्रश्न सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप प्रश्न सुनिए, यहाँ से आप प्रश्न सुनिए, है ना। सिराज हिंद उन को मिटा दूं, ऊपर का तो सीख ही रहे हैं, है ना। यहाँ से मुझे प्रश्न आपको सिखाना है। देखिए, ताज नगरी चाहे पेठा नगरी, क्योंकि आपको पता है कि ताजमहल वहीं पर है, कहाँ पर? आगरा में, इसी हम बोलते हैं ताज नगरी या पेठा नगरी। तो देखेंगे जी, आगरा, क्या बोलेंगे? आगरा। देखिए, आगरा की स्थापना सन 1504 में सिकंदर लोदी ने की। किसने की? सिकंदर लोदी ने की। आप ऐसे याद रखिए, आगरा को, आगरा जितने भी आशिक होंगे आगरा जाएंगे, क्योंकि आगरा है आशिकों की नगरी। तो आ से आगरा, आ से आगरा, और शिक से सिकंदर लोदी, शिक से सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। सन 1504 में इसने आगरा को बसाया था, सन 1504 में इसने आगरा को बसाया था। सर महत्वपूर्ण बातें क्या है कि 1504 में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया, लेकिन यहीं पर प्रश्न पूछ देना कि से आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1506 में, 1506 में आगरा को राजधानी बसा, आगरा को क्या बनाया? राजधानी बनाया, आगरा को राजधानी बनाया, है ना। आगरा को राजधानी, देखो बसाया अगर पूछे तो 1504, राजधानी 1506, है ना, 1506। इसका एक भूमि को नापने के लिए एक यंत्र था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। भूमि को नापने के लिए यंत्र अप्लाई करता था, उस यंत्र का नाम था गज ए सिकंदरी। और याद रखिएगा, यह अपनी सारी रचनाएं गुलरुखी के नाम से लिखता था। किसके नाम से लिखता था? गुलरुखी के नाम से लिखता था, है ना। तो ताज नगरी चाहे पेठा नगरी, इस चीज को याद रखेंगे। और महत्वपूर्ण बातें मैं थोड़ा सा करूं, और महत्वपूर्ण बातें, तो यहाँ पर आगरा में एक स्थान पड़ता है जिसे हम कहते हैं ताजमहल। आगरा में एक जगह है, उसको क्या कहते हैं? ताजमहल। अच्छा पूछे आगरा किस नदी के तट पर बसा है? तो आगरा जो है यमुना नदी के तट पर बसा है, आगरा जो है यमुना नदी के तट पर बसा है। और यहीं से आप इंपॉर्टेंट बातें याद रखेंगे कि आगरा का क्या है? ताजमहल। आगरा का क्या है? ताजमहल। इसको बनवाया था किसने? शाहजहां ने। किसने बनवाया? शाहजहां ने मुमताज की याद में, मुमताज महल की याद में बनवाया। और इस ताजमहल के जो डिजाइन करता थे उसका नाम था उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी। इस चीज़ को याद रखिएगा, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी, इन दोनों लोगों ने ही मिलकर ताजमहल का निर्माण कराया। इस ताजमहल का डिजाइन करता कि ये कौन है? उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। अरे यार सिंपल भाषा में ये दोनों सारे मिस्त्री रहना है, ये दोनों उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी, ये दोनों सारे मिस्त्री थे। क्या थे? मिस्त्री। अब मिस्त्री काम का है डिजाइनर बनावल ना, तो इसका डिजाइन करता कौन है? उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। ताजमहल इन्होंने तैयार कराया। आपको पता है कि ताजमहल जब तैयार हुआ ना, तो मुमताज का 14वां लड़का होना था, 15वां होना था। आपको पता है कि जो मुमताज है वो 14 लड़कों को जन्म दे थी। 15वां लड़का जब जन्मने वाला था तो बेचारी मर गई। अब 15 लड़का जन्मा के, 14 लड़का जन्मा के शाहजहां क्या बनाया? ताजमहल बनाया। सोच लीजिए, है ना, वैसे थोड़ो ना। चलिए समझिए बात को। हाँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका कृष्णा नगरी या पेठा नगरी। यार इसमें तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए कि कृष्णा नगरी, कृष्ण भगवान के लिए कौन सा नगरी प्रसिद्ध है? कौन सा? तो क्या बताएंगे? मथुरा। और कृष्ण भगवान गाय के पेड़ा खाते थे। गाय के पेड़ा मतलब एक मिठाई होता है, गाय का क्या खाते थे? पेड़ा। तो कृष्णा नगरी चाहे पेड़ा नगरी, क्या बताएंगे? मथुरा। कृष्णा नगरी चाहे पेड़ा नगरी, तो आंसर क्या बनेगा? मथुरा। क्या बनेगा? मथुरा। ध्यान से समझिए, आंसर क्या बनेगा? मथुरा बनेगा। आंसर क्या? मथुरा। क्लियर है ना? क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इसी मथुरा से कुछ और प्रश्न हम याद कर लेते हैं, कुछ और प्रश्न हमारे पेपर में बन सकते हैं मथुरा से, ठीक है। तो देख लेंगे, इस मथुरा से कुछ क्वेश्चन हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सुन लीजिए, देखिए, ठीक है, समझिए। इस मथुरा से हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, देखते रहिएगा कि क्या क्या बनेगा, है ना। तो देखो क्या बनाऊं इसमें, समझना। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, लिख लेते हैं मथुरा। जब इस प्राचीन काल में, जब प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा जो थी यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की क्या थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। इसी मथुरा में याद रखिएगा 11 मंजिला सनकी बाबा पागल बाबा का मंदिर है। अरे 13 सनकी, 11 मंजिला सनकी बाबा पागल बाबा का मंदिर है ना। 11 मंजिला सनकी बाबा पागल बाबा का मंदिर है। सनकी बाबा पागल बाबा का मंदिर है। इसी मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में, इसी मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में मयूर संग्रहालय है ना। इसी मथुरा के वृंदावन क्षेत्र में मयूर संग्रहालय है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं,
याद रख लीजिएगा इसको। सूरसेन महाजनपद की क्या थी राजधानी, 11 मंजिला सनकी बाबा पागल बाबा का मंदिर यहाँ पर है। नेक्स्ट है संगम नगरी किसे कहते हैं और तीर्थ नगरी किसे कहते हैं, अमरुद नगरी किसे कहते हैं, त्रिवेणी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। संगम नगरी कहे, संगम नगरी, चाहे तीर्थ नगरी, चाहे अमरुद नगरी, चाहे त्रिवेणी, है ना। मथुरा हटा देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, सबसे ज्यादा मेला लगता है, याद रखिएगा। संगम नगरी आपको पता है कि आपको पता है गंगा यमुना सरस्वती, है ना। गंगा जो संगम होते हैं, तीनों नदियों को जो संगम होते हैं कहाँ पर होते हैं, इलाहाबाद में। तो संगम नगरी इलाहाबाद, वहीं पर तीर्थ लगता है, कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले के अंतर्गत तीर्थ लगता है, तो तीर्थ नगरी भी कहाँ पर, देखो याद हो रहा है। संगम, त्रिवेणी, त्रिवेणी बोले, संगम बोले, सब के सब कहाँ होंगे, इलाहाबाद में। जहाँ पर त्रिवेणी, तीन वेड़ी, तीन नदियों का तीन वेड़ा आकर मिले, उसे बोलते हैं त्रिवेणी। संगम नगरी यहीं पर, तीर्थ नगरी यहीं पर। अमरुद, सबसे बेहतरीन अमरुद कहाँ पर होते हैं, इलाहाबाद में। तो अमरुद के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, इलाहाबाद। और त्रिवेणी लग गया तो उसका आंसर होगा क्या, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम परिवर्तित हो गया, क्या अब हो गया है, प्रयागराज। क्या हो गया, प्रयागराज। एक बात समझिए अच्छी तरीके से, जहां पर त्रिवेणी लग जाए चाहे जहां पर संगम लग जाए, इन सब का आंसर होगा प्रयागराज। क्या होगा, प्रयागराज, है ना, प्रयागराज, याद रखिएगा, प्रयागराज। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी, इंपॉर्टेंट है, ऊपर यही लिख देता हूँ, दिखाई एक बार मैं देख लूँ दे रहा है कि नहीं। छोटी दिल्ली और क्या है, हाँ ठीक है, तो है छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी किसे कहते हैं जी, छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी। समझिए छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी मतलब समझिए, दिल्ली तो एक आपका अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली के जो भी मतलब दिल्ली में जैसे लोग रहते हैं, जैसे वहाँ की टेक्नोलॉजी है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर ऐसा है, एकमात्र जिला ऐसा है कि उतनी टेक्नोलॉजी है। कौन सा जी, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद दिल्ली का एक छोटा रूप है, जितना टेक्नोलॉजी दिल्ली में है ना, लगभग उतनी ही टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कहाँ पर है, गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद क्या है कि दिल्ली का एक छोटा रूप है, तो इसे बोलते हैं छोटकी दिल्ली। छोटी दिल्ली किसे कहते हैं, गाजियाबाद को। और उद्योग नगरी, जहाँ पर दिल्ली जैसे क्षेत्रों में उद्योग नगरी भी किसे कहेंगे, गाजियाबाद को। जी भी, गाजियाबाद को। यहीं से याद रखेंगे गाजियाबाद। यहीं से मुख्य रूप से आप एक बात याद रखेंगे कि गाजियाबाद जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला गाजियाबाद जो जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। जैविक कृषि को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इस चीज को याद रखेंगे, जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहा है, इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, इलाहाबाद से भी कुछ प्रश्न बनेंगे क्या, प्रयागराज से क्या प्रश्न बनेंगे, तो देखिए 1866 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना होती है। 1866 में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना होती है, कहाँ पर होती है, आगरा में होती है। और इसी हाई कोर्ट को 1869 में इसी हाई कोर्ट को आगरा से उठाकर कहाँ ला दिया जाता है, इलाहाबाद में ला दिया जाता है। और इसके पहले जो जज होते हैं, पहले हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनका नाम है वाल्टर मोर्गन। क्या नाम है, वाल्टर मोर्गन। इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ कहाँ पर है, इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ कहाँ पर पड़ती है, लखनऊ में। इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ कहाँ पर पड़ती है, लखनऊ में। और इलाहाबाद कहाँ पर है या प्रयागराज कहाँ पर है, तो संगम पर स्थित है। संगम पर समझ रहे हैं ना, संगम पर, तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, तीनों नदियों के संगम पर स्थित है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी किसे कहते हैं, गाजियाबाद को। किसे कहते हैं, गाजियाबाद को। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ऐसा शहर है जो जैविक कृषि, यानी कि जहाँ पर हम उर्वरक का प्रयोग कम से कम करके जैविक कृषि हम करें, तो उसको बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन सा, गाजियाबाद। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो राज्य में है सिक्किम, राज्य में कौन है, सिक्किम। तो इतनी बातें क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। क्लियर, चलिए जी उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो चीजें है ना, अगर आप सोच समझ कर अगर इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि पढ़े ना पढ़े तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगे। एक दो बार देख लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, देखिए ना क्यों नहीं कंप्लीट होगी, कुछ है वो नहीं यार इसमें, है ना, कुछ नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं, है ना, कुछ ही और बचे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए भागवत कथानगर, यह है भागवत कथानगर कहाँ पर पड़ता है जी, देखो जरा ध्यान से, भागवत कथा नगर किसे कहते हैं। भागवत कथा का मतलब समझ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के घर में एक स्थिति ऐसी आती है कि वह लोग भागवत का कथा सुनते हैं, भागवत का कथा सुनते हैं। वो भागवत का कथा जो सबसे बेस्ट होता है कहाँ पर होता है, मुजफ्फरनगर में। कहाँ होता है, मुजफ्फरनगर में। हम अपने ब्राह्मण व्यक्ति को बुलाते हैं, ब्राह्मण बाबा को बुलाते हैं, वो लोग बाबा लोग आकर हमारे यहाँ पर भागवत कथा कहते हैं। लेकिन भागवत कथा जो नगरी है, वह कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में। तो भागवत कथा नगरी कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर। कहाँ पर,
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है शुक्रताल। उस स्थान का नाम क्या है? शुक्रताल। इसी शुक्रताल को हम बोलते हैं भागवत कथा नगरी। इसी को हम शुक्रताल को बोलते हैं भागवत कथा नगरी। कहाँ पर पड़ता है? मुजफ्फरनगर में। देखो जी, भागवत कथा नगरी, देखो कैसे याद रखेंगे, कैसे? भागवत कथा जब सुनेंगे तो भगवान हमारे ऊपर शुक्र बरसाएंगे। भगवान का हमारे ऊपर क्या होगा? शुक्र होगा। क्या होगा? शुक्र होगा। तो भागवत कथा शुक्रताल, कहाँ पर? शुक्रताल कहाँ पर पड़ता है? मुजफ्फरनगर में। भागवत कथा शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। डन है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। यह तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं, 88,000 ऋषियों की तपभूमि, समझ रहे हैं? 88,000 ऋषियों ने बैठकर जहां पर तपस्या किया, मेहनत किया, ज्ञान की प्राप्ति की, संघर्ष किया, उस 88,000 ऋषियों को हम ऋषियों की तपभूमि या 30,000 तीर्थ स्थान कहां पर? देखो 88,000 ऋषियों ने बैठकर जहां पर तपस्या किया, मेहनत किया, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अच्छे बुराई के इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए 88,000 ऋषियों ने यहां पर तपस्या किया है। इसे बोलते हैं नैमिषारण्य। याद रखिएगा, नैमिषारण्य इसे बोलते हैं। नैमिषारण्य यह पड़ता है सीतापुर जिले में। कहां पर पड़ता है? सीतापुर जिले में, गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर। सुनिएगा इस बात को, है ना। 88,000 ऋषियों की तप भूमि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? नैमिषारण्य। डायरेक्ट यही पूछेगा, सीतापुर तो बाद में पूछेगा, बहुत मतलब दयावान होगा तब क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो सीधे पूछेगा कि 88,000 ऋषियों की तप भूमि किसे कहते हैं? नैमिषारण्य को, यानी कि सीतापुर को। कहां पर पड़ता है? नैमिषारण्य स्थान पड़ता है सीतापुर में, गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी के तट पर। एक चीज यहां से याद रखिए कि जो सीतापुर है ना, यह लखनऊ के किनारे पड़ता है। सीतापुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ के थोड़ा सा किनारे पड़ता है, और इस लखनऊ के थोड़ा सा किनारे पड़ता है। और सीतापुर जो जिला है, यह नेत्र जांच के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है। नेत्र जांच के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला है, इसीलिए कोई भी नेत्रालय अगर अपने यहाँ चौराहा पर खोलते हैं तो लिखते हैं सीतापुर नेत्र जांच केंद्र। सीतापुर जो है यह नेत्र के लिए क्या है? नेत्र जांच के लिए प्रसिद्ध है ना। यहीं से याद रखिएगा, इसी सीतापुर में है ना, इसी सीतापुर में क्या है जी कि नेत्रहीनों के लिए विद्यालय है। नेत्रहीनों के लिए क्या है? विद्यालय है। जो भी व्यक्ति नेत्रहीन है उनके लिए क्या है? विद्यालय। और नेत्रहीनों के लिए, ध्यान से सुनिए, नेत्रहीन के लिए जो लिपि प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। और प्रत्येक 4 जनवरी को हम ब्रेल लिपि मनाते हैं। प्रत्येक 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस मनाते हैं। इस ब्रेल लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने। किसने की थी? लुईस ब्रेल ने। तो इतनी बातें मैंने बोला है, कुछ याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी ठीक है ना। सुनिए क्या है। 88,000 ऋषियों ने कहां पर तपस्या किया है? नैमिषारण्य। देखो जब भी नैमिषारण्य का नाम सुनेंगे तो बहुत इज्जत से नाम सुनिएगा, नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों ने वहां पर तपस्या किया है। 88,000 ऋषियों की तप भूमि है नैमिषारण्य। और यहाँ पर 30,000 के आसपास तो तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थान है, मतलब वहां पर बैठकर तीर्थ स्थान है, वहां पर बैठकर तपस्या कर सकते हैं, यह सब चीजें। तो 30,000 तीर्थ स्थानों का शहर भी कौन सा है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आप देखिए कितना पवित्र लग रहा है, नमो से पवित्र लग रहा है नैमिषारण्य। 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया और 30,000 के आसपास छोटे छोटे तीर्थ स्थान है 30,000 के आसपास, है ना। नैमिषारण्य सीतापुर जिले में पड़ता है, गोमती नदी के तट पर। और इसी गोमती नदी के तट पर लखनऊ भी पड़ता है। कौन पड़ता है? लखनऊ भी। और इसी गोमती नगर को स्थापित किया था, ध्यान सुनिए, इसी गोमती नगर को स्थापित किया था बहन मायावती ने, जब उनकी सरकार थी। इसी सीतापुर मतलब लखनऊ के पास सीतापुर पड़ता है। और सीतापुर नेत्रहीन के लिए प्रसिद्ध है, और नेत्रहीनों के लिए विद्यालय है यहाँ पर। और नेत्रहीनों के लिए एक लिपि का प्रयोग करते हैं, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। और इस ब्रेल लिपि की खोज की थी लुईस ब्रेल ने। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन शानदार है बाबू, है ना, शानदार। आमतौर पर देखिए, इंडिया की कैपिटल यानी कि इंडिया की राजधानी नई दिल्ली बोलते हैं। इंडिया की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अगर प्रश्न पूछ दे, ऐसे प्रश्न पूछ दे, इंडिया की व्यापारिक राजधानी जहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार होता है, वाणिज्यिक राजधानी पूछ दे, तब बता देंगे मुंबई। क्या बता देंगे? मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी पूछ दे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ होता है, सूती वस्त्र की राजधानी, तो भी आंसर मुंबई। 7 टापुओं का शहर पूछे तो भी आंसर मुंबई। लेकिन यहाँ पर पूछा पावर कैपिटल ऑफ द इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ द इंडिया, आंसर होगा सोनभद्र। आंसर होगा क्या? सोनभद्र। आप सोच भी नहीं सकते हैं इसको, आंसर क्या होगा? सोनभद्र। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सोनभद्र को। या पीछे पूछे सोनांचल नगरी किसे कहते हैं? सोनांचल नगरी किसे कहते हैं? तो यह किसे कहते हैं? सोनभद्र को। किसे कहते हैं? सोनभद्र को। पावर कैपिटल ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं? सोनभद्र को। चाहे सोनांचल नगरी पूछे तो भी किसे कहेंगे? सोनभद्र को। किसे कहेंगे? सोनभद्र को। क्लियर?
चले धीरे धीरे हम लोग समाप्ति की कगार पर पहुंच रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे बाबू तो पहुंचाइए। देखिए समझिए अगला यहाँ पर है हिंग या गुलाल नगरी किसे कहते हैं। हिंग या गुलाल नगरी किसे कहते हैं बताएंगे। हिंग और गुलाल नगरी हम किसे कहते हैं, सोचिए समझिए आंसर बताइए। हिंग पूछे चाहे गुलाल नगरी। हिंग जानते हैं दाल ओल में पड़ता है ना, हाथे से छू के खाएंगे तो हाथों में महकेगा, दिन भर हाथों में महकेगा। हिंग हाथे से छुएंगे ना, हाथे से तो हाथ महकेगा। हाथ, हिंग और हाथ, हिंग और हाथ, तो हिंग कहाँ पर, हाथरस। हिंग नगरी पूछे चाहे गुलाल नगरी, क्या हो जाएगा, हाथरस। क्या पर, हाथरस। देख लीजिए हिंग नगरी चाहे गुलाल नगरी किसे कहते हैं, हाथरस को। यह सबसे शुष्क क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का शुष्क क्षेत्र में आता है कौन सा, हाथरस और बागपत। हाथरस और बागपत उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्र में आते हैं, याद रखिएगा। हाथरस और बागपत उत्तर प्रदेश के शुष्क क्षेत्र में आते हैं। तो हिंग नगरी बोले चाहे गुलाल नगरी बोले क्या बताएंगे, हाथरस। याद करो यार, गुलाल समझ रहे हो, अबीर, वो अबीरे के हाथे में छुएंगे तो हाथों में महकेगा, हींग के छुएंगे तो हींग से हाथों में महकेगा। हींग रहे चाहे गुलाल रहे, हाथ महकेगा तो हाथ महकेगा, मतलब हाथरस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इत्र नगरी, वाह, इत्र नगरी खुशबुओं वाला शहर और पूर्व का ग्रास। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पूर्व का ग्रास, यह इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं तो मैं बता दूं पहले, किसे कहते हैं, कन्नौज को। सुनिए किसे कहते हैं, कन्नौज को। इत्र नगरी कहे, इत्र नगरी चाहे खुशबू वाला शहर। अरे इत्र रहेगा तो खुशबू होगा ना यार, सिंपल सी बात है, कहाँ परेशान है। इत्र नगरी चाहे खुशबू वाला शहर, यह आंसर होगा कन्नौज। इत्र नगरी कहे चाहे खुशबू वाला शहर कहे, आंसर क्या होगा, कन्नौज। क्या होगा, कन्नौज। ध्यान से समझिए क्या आंसर होगा, कन्नौज। इत्र नगरी महकता हुआ शहर, इसी कन्नौज को बोलते हैं क्या, महकता हुआ शहर। महकता हुआ शहर, इसी कन्नौज को क्या बोलते हैं, महकता हुआ शहर। गुलाब नगरी भी इसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा गुलाब की खेती यही कन्नौज में होती है, तो दिनवा भर गुलाब महकेगा तो कन्नौज भी महकेगा। इत्र नगरी कह लीजिए या खुशबुओं वाला शहर कह लीजिए या महकता हुआ शहर कह लीजिए या पूर्व का ग्रास कह लीजिए। पूर्व का ग्रास, दिमाग लगाकर सुनिएगा, पूर्व का ग्रास किसे कहते, कन्नौज को। इत्र नगरी भी किसे कहते, कन्नौज को। याद रख लीजिए अच्छी तरीके से, पूर्व का ग्रास किसे कहते, कन्नौज को। इत्र नगरी भी किसे कहते हैं, कन्नौज को। डन है, डन, बहुत बढ़िया है। क्लियर, बोलो तो पूर्व का ग्रास किसे, पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास किसे कहेंगे, कन्नौज को। महकेगा कौन, जो जोने के देही में इत्र पोताया होगा, तो इत्र नगरी किसे कहेंगे, किसे कहेंगे, कन्नौज को, है ना। हींग हो गया, हौ से हींग, हौ से हाथरस, हौ से हींग, हौ से हाथरस, है ना। गुलाल वो भी कहाँ पर, हाथरस में, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों क्लियर। आगे देखते हैं, यह देखिए शानदार, इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको करते हैं। चर्म नगरी और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। चर्म नगरी, जहां पर सबसे ज्यादा चमड़े उमड़े का काम होता है, कानपुर। कहां पर, कानपुर में। कहां पर जी, कानपुर में। कानपुर के बगल में पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव में तो सबसे ज्यादा चमड़े की कटाई ही होती है, चमड़े का काम ही होता है, और चमड़े का काम उन्नाव में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्म नगरी, यहाँ पर वस्तुएं बनती कहाँ पर, कानपुर और आगरा में। तो चर्म नगरी हम किसे कहेंगे, कानपुर को। और भारत, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर, जब मैनचेस्टर उसे कहते हैं जहाँ पर सूती वस्त्रों का काम होता है, जहाँ पर सूती वस्त्रों का काम होता है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं मैनचेस्टर। तो उत्तर प्रदेश देखेंगे चर्म नगरी, और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे, कानपुर को। किसे कहेंगे, कानपुर को। इसी कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण सबसे बेहतर होता है। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है, कानपुर में। यहीं पर मैं बात करूं, चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पर है, चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो भी बताएंगे कहाँ पर, कानपुर में, है ना। यहीं पर बोलूं, भारतीय दलहन अनुसंधान, भारतीय दलहन अनुसंधान भी कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, कानपुर में। भारत का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज भी कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, कानपुर में। तो कानपुर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कानपुर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। कानपुर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी के किनारे। इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। देख लीजिए, कानपुर को बोलते हैं कृत्रिम अंग निर्माण के लिए प्रसिद्ध चकेरी एयरपोर्ट यहीं पर है। भारतीय दलहन अनुसंधान, दालों पर रिसर्च करने के लिए कहाँ जाएंगे, कानपुर, है ना। और क्या है, भारत का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज भी कहाँ पर है, कानपुर में। चर्म नगरी, चर्म का काम भी कहाँ पर होता है, चर्म, काने में चाम होता है ना, तो कानपुर में है। देखिए है, कान है ना, इस काने में चाम है, चाम चमो है ना, चरमो है ना, तो चर्म नगरी कहाँ पे, कानपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूपी का शो विंडो,
विंडो का मतलब खिड़की, और उस खिड़की से 100, है ना। तो यूपी का 100 विंडो कहते हैं नोएडा को। किसे कहते हैं? यूपी का 100 विंडो किसे कहते हैं? नोएडा को। मिटा देता हूँ, यूपी का 100 विंडो किसे कहते हैं? नोएडा को। और इस ये नोएडा पड़ता है कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। इसी गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट खुल रहा है। जेवर एयरपोर्ट खुल रहा है। यह जो जेवर एयरपोर्ट है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो प्रश्न पूछे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन है? जेवर एयरपोर्ट। जब एशिया का सबसे बड़ा होगा तो उत्तर प्रदेश का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन होगा? जेवर एयरपोर्ट। जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, तो भारत का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन होगा? जेवर एयरपोर्ट। कहाँ पर खुल रहा है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में। और यहाँ पर जब खुलेगा तो 100 बढ़ जाएगा। तो यूपी का 100 बिंदु किसे कहते हैं? नोएडा को, यानी कि गौतम बुद्ध नगर को। किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध नगर को। आगे देखते हैं, रामनगरी, ये तो पता है ना, रामनगरी अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या, कनक भवन भी अयोध्या में पड़ता है, हनुमानगढ़ी भी अयोध्या में पड़ता है, रामचरितमानस अयोध्या में पड़ता है, भू बैकुंठ अयोध्या में पड़ता है। तो सबका आंसर क्या होगा? अयोध्या। बस ज़्यादा बताना ही नहीं है इसमें। इसमें क्या बताना है जी? इसमें क्या बताना है? अयोध्या की राजधानी, अयोध्या किसकी राजधानी होती थी? साकेत का। यूं कहे इसका प्राचीन नाम क्या है? साकेत। और अयोध्या बसा सरयू नदी के तट पर। किस पर? सरयू नदी के तट पर। सरयू नदी के तट पर कौन बसा है? अयोध्या। सरयू नदी के तट पर कौन बसा है? अयोध्या। आप देख लीजिए, रामनगरी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, रामनगरी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, रामचरितमानस, भू बैकुंठ, ये सब क्या है? अयोध्या। और अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है ना। धान का कटोरा, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनते हैं सब, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। मिटा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। धान का कटोरा, धान का, चौ से चावल, चावल मिलता है ना धान से, चावल मिलता है ना धान से, तो धान का कटोरा क्या हो जाएगा? चंदौली। धान का कटोरा किसे कहेंगे? चंदौली को, याद रखिएगा। 100 पीस क्या होता है? नोएडा। धान का कटोरा किसे कहेंगे? चंदौली को। लिख दो यहीं पे, धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली जिला, उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। धान का कटोरा किसे कहते हैं? चंदौली जिला। अगर मैं पूछ दूं कि पूरे भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को। पूरे भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा धान का कटोरा, उत्तर प्रदेश धान का कटोरा। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा, जहाँ पर धान के छोटे क्षेत्रों में धान का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कौन सा क्षेत्र? चंदौली। तो उत्तर प्रदेश धान का कटोरा कौन होगा? चंदौली जिला। कौन होगा? चंदौली जिला। ताला नगरी, ताला नगरी, सबसे भयानक ताला कहाँ का होता है? अलीगढ़ का। तो ताला नगरी किसे कहेंगे? अलीगढ़ को। अलीगढ़ को। देखते हैं रेलवे वाला मोटका मोटका ताला, खूब भयानक ताला होगा ना, आपको दे दें 20 दिन में काट ही नहीं पाएंगे। तो वह जो तलवा होता है कहाँ पर बनता है? अलीगढ़ में। कहाँ पर बनता है? अलीगढ़ में। तो सबसे भयानक ताला, ताला नगर किसी पर, कहां पर? अलीगढ़ में। यहीं पर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1921, 1987, 1916, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? यह आप बताएंगे। ताला नगरी किसे कहेंगे? अलीगढ़ को। सबसे बेहतरीन ताला, ताला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? अलीगढ़। याद रखिएगा, ताला के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? अलीगढ़। यहाँ से एक महान हस्ती का जन्म हुआ। यहाँ पर याद रखिएगा, नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास। इन हरिदास का जन्म हुआ है अलीगढ़ में। इस हरिदास का जन्म हुआ कहाँ पर? अलीगढ़ में। और इन्हीं अलीदास के नाम पर अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या किया जाएगा? हरिगढ़। क्या किया जाएगा? हरिगढ़। इन्हीं हरिदास जी के जन्म के कारण अलीगढ़ का नाम क्या किया जाएगा? हरिगढ़। क्या किया जाएगा? हरिगढ़। इसी हरिदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? अलीगढ़ में। लेकिन यहीं से प्रश्न पूछ दे कि हरिदास महोत्सव कहाँ मनाते हैं? हरिदास महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो लिखेंगे वृंदावन में। कहाँ मनाते हैं? वृंदावन में। हरिदास महोत्सव कहाँ मनाते हैं? वृंदावन में। जैनी लोगों की काशी, काशी बोलते हैं बनारस को। काशी किसे बोलते हैं? बनारस का प्राचीन नाम है काशी। लेकिन जैन धर्म वाले जो होते हैं, जैन धर्म वाले अपना काशी किसे मानते हैं? हस्तिनापुर को। किसे मानते हैं? हस्तिनापुर को। जैन धर्म वाले अपना काशी किसे मानते हैं? हस्तिनापुर को। किसे मानते हैं? हस्तिनापुर को। क्लियर? चीजें समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म वाले के लिए काशी क्या है? हस्तिनापुर। रामायण के क्षेत्र में आता है हस्तिनापुर, है ना, हरियाणा के पास वाला। यहीं पर सबसे पहले मृदभांड मिला। क्या मिला था? मृदभांड मिला था, है ना जी। चले, आई थिंक मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है लड्डू नगरी। नेक्स्ट है लड्डू नगरी। क्या है जी? लड्डू नगरी। तो लड्डू नगरी बता दीजिए। लड्डू नगरी, है ना, लड्डू नगरी। लड्डू नगरी क्या होगा? एक बात बताइए, लड्डू नगरी, है ना, लड्डू कौन खाएगी? हरजाई। कौन? लड्डू कौन खाएगा? हरजाई। बोलिएगा, लड्डू कौन खाएगा? हरजाई। जा रे जा हरजाई, हरजाई समझ रहे हैं ना, वो वाला। तो लड्डू कौन खाएगा? बोलो, हरजाई। तो लड्डू नगरी हरदोई। लड्डू नगरी हरदोई, हरदोई। लड्डू नगरी कौन? हरदोई। याद रखिएगा, लड्डू नगरी किसे कहते हैं? हरदोई। लड्डू नगरी किसे? हरदोई। लड्डू नगरी किसे? हरदोई। नेक्स्ट, लड्डू नगरी किसे? हरदोई, है ना। नेक्स्ट, और मैं देख लूँ कोई चीज़ छूटा तो नहीं है। हाँ, एक है सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी। सुहाग नगरी, सुहाग नगरी या
चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी। तो एक बात बताना, सुहाग जो है, चूड़ी भी एक प्रकार का सुहाग ही है कि नहीं है? चूड़ी जो है एक प्रकार का सुहाग है। तो सुहाग नगरी, चूड़ी नगरी जो भी है फिरोजाबाद है। कहाँ पर है? फिरोजाबाद। तो सुहाग नगरी बोले चाहे चूड़ी नगरी बोले, किसे बोले, किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। सुहाग नगरी चाहे चूड़ी नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। याद रखिएगा, सुहाग नगरी चाहे चूड़ी नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। डायरेक्ट याद रखें। प्रश्न पूछेगा कि सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। चूड़ी नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद को। लेकिन कांच उद्योग, अब मत समझे कांच का चूड़ी, अगर कहीं प्रश्न पूछ दे कि कांच उद्योग के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए कौन क्या प्रसिद्ध है, कांच उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का खुर्जा स्थान, उत्तर प्रदेश का खुर्जा। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में सबसे अधिक कौन सा उद्योग होता है? कांच उद्योग। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में सबसे अधिक क्या होता है? कांच उद्योग होता है। इस चीज को याद रखेंगे, है ना, इस चीज को याद रखेंगे। पावर कैपिटल ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? पावर कैपिटल ऑफ द इंडिया सोनभद्र को। और यहाँ पर सोनांचल नगरी, सोनांचल नगरी भी किसे कहते हैं? सोनभद्र को। बाकी चीजें तो कुछ छूट नहीं रही है ना। एक क्वेश्चन छूटा है, ईश्वर की नगरी, ईश्वर की नगरी जहाँ पर सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर संगम है, जहाँ पर त्रिवेणी है, वहीं पर ईश्वर निवास करेंगे ना, तो ईश्वर नगरी हम किसे कहेंगे? इलाहाबाद को कहेंगे। किसे कहेंगे? इलाहाबाद को। याद कर लीजिएगा। बस यही बचा है अपना, क्या यही बचा है, इसको समझ लेते हैं, काम खत्म करते। देखिए समझिए, विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ, अरे जो पूरे विश्व के नाथ हैं, पूरे विश्व के स्वामी हैं, कौन है? भगवान शिव। पूरे विश्व के स्वामी कौन है? भगवान शिव। तो विश्वनाथ नगरी भी, विश्वनाथ नगरी बोले किसकी बात कर रही है? शिव भगवान की। और आप हमें बताइए, कभी भी आप बनारस में जब कई घाटों पर जाएंगे, एक तो साला बनारस में 80 गो घाट है, बनारस में कहाँ है? 80 घाट। तो पूछे 80 घाट किसे कहते हैं? तो बनारस को कहते हैं। कोई पूछे 80 घाट किसे कहते हैं? 80 घाट वाला शहर, 80 घाट वाला शहर। तो 80 घाट वाला जो शहर है वो किसे कहते हैं? वाराणसी को। किसे कहते हैं? वाराणसी को, या हिंदी में बोलते हैं बनारस। क्या बोलते हैं? बनारस। वाराणसी संस्कृत नाम है। तो 80 घाट वाला शहर किसे कहते हैं? वाराणसी को। देखिए जब भी आप बनारस जाएंगे ना, तो वहाँ पर जौन आएंगे सब महादेव महादेव चिल्लाते आएंगे, जो भी आएंगे महादेव महादेव चिल्लाते हुए आएंगे, महादेव महादेव की आराधना करते हुए आएंगे, है ना। वहाँ पर महादेव शिव भगवान की पूजा बड़ी भयानक होती है, बड़ी बेहतरीन होती है महादेव की पूजा। और जब महादेव की पूजा होती है तो घाट जो होते हैं जैसे जगमगा जाते हैं पूरा का पूरा। याद रखिएगा, तो जितने भी घाट हैं, आप बनारस गए होंगे तो कई घाटों पर घूमे होंगे आप लोग, इनफैक्ट घूमे होंगे, कई घाटों पर घूमे होंगे, है ना। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, विश्वनाथ, विश्वनाथ किसका? शिव भगवान का पूजा होगा। चाहे शिव नगरी, यहाँ भी शिव भगवान है। मुक्ति नगरी, यह पता है ना, मुक्ति नगरी या मुक्ति क्षेत्र, यहाँ पर जाने पर मुक्ति मिल जाता है। जितने भी पाप किए रहेंगे सब मुक्ति मिल जाता है। कहाँ पे? बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। यह यूं समझिए कि बनारस में कुछ लोग जाते हैं पिंडदान करने, बनारस में कुछ लोग जाते हैं घाटों पर रखकर पिंडदान करने, यानी कि अपने से मतलब जो भी पिंडदान है उसको मुक्ति दिलाने जाते हैं, मुक्ति दिलाने। तो मुक्ति कहाँ दिलाने जाएंगे? बनारस में। तो मुक्ति नगरी कहाँ पर? बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। यहाँ पर जाएंगे ना तो सबसे ज्यादा पंडा मिलेंगे। पंडा समझ रहे? पंडा चुरकी बांध के कपार छिलवा के एकदम घूमते रहेंगे और वहीं पर तुरंत कहेंगे आइए बैठिए, इतना दान करिए, ये करिए, वो करिए, और उसके बाद मुक्ति दिला देंगे सब, है ना। समझ रहे कि नहीं? तो पंडों का शहर किसे कहते हैं? बनारस को। किसे कहते हैं? बनारस में दुनिया भर का घाट है, 80 घाट, 85 घाट, कौन हो घाट? तो घाट नगरी किसे कहते हैं? बनारस को। घाटों का शहर भी किसे कहते हैं? बनारस को। 80 घाट वाला शहर किसे कहते हैं? बनारस को। किसे कहते हैं? बनारस को, है ना। और किस या तो सबका आंसर क्या होगा? बनारस। सबका आंसर क्या होगा? बनारस। और ये किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी के तट पर। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जब बनारस में घूमेंगे ना तो जगह ही सांड और बैल जगह ही मिलेंगे, जगह ही पर सांड और बैल मिलेंगे, वो भी छुटुआ। तो सांड सर जी पकड़ के कोई रखता है क्या? छुटुआ होता है सांड, है ना। तो जहाँ जहाँ पर जगह पर देखेंगे तो सांड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सांड नगरी भी किसे कहते हैं? बनारस को। और जो सड़वा होंगे, छुटुआ होंगे, छुटुआ को बोलते हैं राण सांड नगरी। तो कहीं सांड नगरी पूछे, सांड नगरी पूछे तो भी आंसर बनारस। और रांड सांड पूछे, रांड का मतलब होता है एकदम छुटुआ सांड, छुटुआ सांड जैसे आप, छुटुआ सांड। तो छुटुआ सांड भी कहाँ पर होगा? बनारस में, है ना। तो रांड सांड नगरी चाहे छुटुआ सांड सबके सब क्या होंगे? बनारस में। इसी बनारस में सन 1916 में BHU की स्थापना होती है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। लेकिन यही पर पूछ दे मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो लिखेंगे गोरखपुर में। टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गोरखपुर में। क्लियर? कहाँ पर है? गोरखपुर में, है ना। चलो जी भाई,
या चीज़ें आपका कंप्लीट होता है। अगर एक दो चीज़ें बचे रहेंगे तो आगे धीरे धीरे वीडियो आता रहेगा, उसमें कंप्लीट होता रहेगा। तो आज हमने पढ़ा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश नगरों के उपनाम पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हाँ, इसमें हम यूपी स्पेशल जो चीज़ें हैं उसको हम फतह कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, थैंक यू।